तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है, इसका एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैंपल पेपर आपका जो पेपर होने वाला है ना 24 फैब को, जी हाँ बच्चों 24 फैब 2023 को जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप इस सैंपल पेपर को समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके 24 तारीख के एग्जाम के अंदर रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, और जो पेपर का पैटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे उसी पैटर्न में आपका 24 तारीख का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा वो आएगा। तो इस कारण से भी आपके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और ये सैंपल पेपर बेसिकली हम लोग कर ही रहे थे, इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिएगा, जिसके अंदर मैंने सेक्शन ए प्लस में सेक्शन नंबर आपका जो बी है उसको कवर अप करवा दिया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपका सेक्शन नंबर सी है, बोले तो लिटरेचर वाला जो सेक्शन होता है जिसके अंदर बुक से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, वो देखने वाले हैं। क्योंकि जो आपका लिटरेचर वाला सेक्शन है ना भैया, वो 80 में से 40 नंबर का तो केवल लिटरेचर आ रहा है, यानी बुक से रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर्स आपके आ रहे हैं। तो आपका सेक्शन सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे उस बात की बहुत ज्यादा संभावना है, मतलब ये कह लीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो पिछले 10 साल के पेपर में आ रखे हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, बार बार ही बोलता हूँ कि इसके अंदर जो भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो पेपर में आपका आ सकता है। जैसे कि हिंदी के पेपर में भी आपने देखा, जैसे कि मान लीजिए हिंदी का पेपर जो 80 नंबर का था ना, उसमें से आपका 60 से 70 नंबर का तो हमने क्वेश्चन ऑलरेडी बता रखा है, जो डिट्टो आपका पेपर में आ गया था। एक बच्चा कमेंट करके भी बोल रहा था कि सर पेपर आपने ही बनाया था क्या हिंदी का, जो आपने बताया वही आ गया। तो मैंने उसको रिप्लाई किया कि नहीं, हिंदी का पेपर मैंने नहीं बनाया था, बनाता तो भैया सीबीएसई है, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस रहता है उसके बेसिस पे हम आपको क्वेश्चन देते हैं जो कि आपके पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, इसी बात पे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। अभी तो इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद जियोग्राफी का है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, सभी के हम लोग आपके लिए सैंपल पेपर्स की वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। बस आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेटर से या कह लीजिए बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके, यानी बेटर तरीके से हो सके। ठीक है, चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश कोर, और इंग्लिश का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक बोले तो मैक्सिमम मार्क्स जो आपके रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। बात करूं अगर आपसे बोर्ड के पेपर की, तो बोर्ड का आपका पेपर कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर आपका एक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर आपका सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि ये जो पेपर हम लोग कर रहे हैं ये सेट नंबर आपका 3 है। आपको जो सेट मिलेगा वो सेट 1 से लेकर के 4 तक कोई सा भी सेट का क्वेश्चन पेपर मिल सकता है। सेट 1 2 मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, थर्ड आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा सेट हमारा, और फोर्थ सेट भी आपको मैं करवा दूंगा बच्चों। ठीक है, उसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको कोड नंबर वगैरह देखने को मिलेगा और कुछ बेसिक बातें देखने को मिलेंगी, जैसे कि चेक कर लीजिए कि कितने प्रिंटेड पेजेस है। जैसे ये जो हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं इसके अंदर 28 प्रिंटेड पेजेस जिसके अंदर चीजें छपी हुई है वो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपका टोटल क्वेश्चन जो है वो 8 है, 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इंग्लिश के पेपर के अंदर। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। उसके नीचे चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलेगा बच्चों। जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको देखिए क्या बता रखा है कि 15 मिनट का जो आपको टाइम है वो रीडिंग के लिए अलाउ किया जाएगा, क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। उसके बाद बता रखा है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ होगा। पहला होगा आपका रीडिंग वाला सेक्शन जिसके अंदर आपका पैसेज वाला क्वेश्चन आता है, दूसरा होगा आपका राइटिंग वाला सेक्शन जिसके अंदर आपके ग्रामर वाले क्वेश्चन आते हैं, और तीसरा होगा आपका लिटरेचर वाला सेक्शन जिसके अंदर बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, जिसको आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बता रखा है कि जो भी क्वेश्चंस आप अटेंड कीजिएगा उसके इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा और करेक्ट आंसर नंबर ही अपनी आंसर शीट में लिखिएगा ताकि उसको चेक करने में आसानी हो। अगर आप रॉन्ग लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर तो आपका वो पूरा क्वेश्चन वहां पर गलत हो जाता है। बेशक आपका वो क्वेश्चन आपने मतलब क्वेश्चन का आंसर आपने सही लिखा होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर अगर आपने गलत लिख दिया तो पूरा आपका क्वेश्चन वहां पर
कट्टा पिट्टी हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। जो इंग्लिश का आपका 24 तारीख को पेपर होने वाला है उससे संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको पता होना चाहिए। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन सेक्शन सी के अंदर हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये सेक्शन हमारा लिटरेचर वाला रहेगा, यानी बुक से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन आंसर्स पूछा जाएगा। बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको देना है और एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस तो इस बारी भर भर करके आ रखे हैं। तो चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दे दिया है, उसको रीड करना है और उसके बेसिस पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको देना है बच्चों। तो यहाँ पर चौथे के पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि अटेम्प्ट एनी वन ऑफ टू एक्सट्रैक्ट्स गिवन, यानी कि आपको दो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दे दिया है, दो में से कोई एक आपको एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पहले का ए जो है यहाँ पर वो बोल रहा है ये वाला एक्सट्रैक्ट कि अ थिंक ऑफ ब्यूटी is a joy forever, its loneliness increase, it will never pass into nothingness but will keep our quiet for us and a sleep full of sweet dreams, health and quiet breathing। ये जो आपका एक्सट्रैक्ट है कहाँ से लिया गया है? अ थिंक ऑफ ब्यूटी के अंदर से लिया गया है, यानी कि सुंदरता की वस्तु जो होती है हमेशा आपको आनंद ही देगी और क्या होगा, इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है, यह कभी शून्य नहीं होता, जीरो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमारा सेहत जो है, स्लीप वगैरह है, उस पर भी यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपका अ थिंक ऑफ ब्यूटी के अंदर से दे रखा है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी के बेसिस पे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि लिस्ट एट लीस्ट टू क्वालिटीज ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग्स एज गिवन इन द एक्सट्रैक्ट, यानी कि एक सुंदर वस्तु जो है उसके लिए आपको कम से कम दो क्वालिटीज बतानी है जो इसके अंदर एक्सट्रैक्ट के अंदर आपका बता रखा है। ठीक है, यानी दो क्वालिटीज के बारे में आपको बताना है जो एक्सट्रैक्ट के अंदर आपका बता रखा है। तो पहला है इटर्नल सोर्स ऑफ जॉय, यानी कि आनंद का एक ऐसा सोर्स है जो कभी एक तरह से खत्म नहीं होता, सुंदरता की वस्तु है जो। और अगला है नेवर फेड्स अवे, यानी कि कभी नहीं मिटता है। तो इस तरह से दो आप इस तरह से लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन कई बार पेपर में आ रखा है, ध्यान रखिएगा, तो बिल्कुल ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमेन अ जॉय फॉरएवर, यानी कि आपका सौंदर्य की वस्तु किस प्रकार जो है सो कि यहाँ पर हमेशा संवेदना और यहाँ पर आनंदमय बनी रहती है। ठीक है, तो बिकॉज इट्स ब्यूटी नेवर फेड्स, इट्स वेरी इम्पैक्टफुल एंड लास्ट लॉन्ग, यानी कि क्योंकि इसकी सुंदरता कभी फीकी नहीं पड़ती है, यह बहुत प्रभावशाली और लंबे समय तक चलती है। तो इसीलिए इसका जो आपका कह सकते हैं ब्यूटी है वो हमेशा के लिए रहता है। कोई भी चीज ले, जैसे कि आप देखेंगे कोई सुंदर जो वस्तु होती है उसकी सुंदरता हमेशा के लिए रहती है। मान लीजिए कि आपकी माता जी जो है आपके लिए वो एक तरह से ना वरदान है। जैसे भगवान धरती पर नहीं उतर पाए ना, तो उन्होंने दो चीजों को कह लीजिए, दो लोगों को धरती पर भेजा। चीज तो नहीं बोलूंगा क्योंकि दो ऐसे लोग होते हैं धरती पे जो हमारी सबसे ज्यादा केयर करते हैं, जो हमारे माता पिता होते हैं। तो आप देखेंगे ना उनकी सुंदरता कभी आपको जो है मतलब कम होती हुई नहीं दिखेगी। बेशक आपके माता पिता धीरे धीरे उनकी एज हो रही है, लेकिन आपके लिए आपके मन में वही माता पिता है और उनकी सुंदरता उसी तरह की हमेशा रहेगी। बेशक वो 200 साल की उम्र तक क्यों न जिए या 500 साल तक की उम्र तक क्यों न जिए। जैसे मोदी जी जो थे, उनकी माता जी जो थी वो 100 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। तो मोदी जी जब अपनी माता जी को देखते होंगे तो हमेशा अपनी माता जी को सुंदर देखते होंगे। और अपनी देखिए, आपकी माँ जो होती है, आपके पिताजी जो होते हैं, आपको हमेशा अच्छे ही लगेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है, जब मार खाते हैं हम लोगों को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप बड़े होने लग जाते हैं, जब जिम्मेदारियां समझ में आने लग जाती हैं, तब ये चीजें भी समझ में आने लग जाती है। तो उसी तरह से जो सुंदरता की वस्तु होती है वो हमेशा आपको क्या करता है, आनंदमय बनी रहती है और ये कभी फीकी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज नेवर पास इनटू नथिंगनेस मीन, यानी कि कभी शून्य में नहीं जाने का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है इट इज इटर्नल, यानी कि यह शाश्वत है। एक टाइप का अमर टाइप का नहीं होता है, अमर हूं, जैसे वो डायलॉग आपने सुना होगा, भाई हम तो अमर है भैया, हम तो नहीं यहाँ पे मरेंगे। तो उस तरह से यहाँ पर है आपका इट इज इटर्नल, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि कभी शून्य नहीं जाने का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर है इट इज इटर्नल। तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज बावर प्रोवाइड अस, यानी कि जो आपका बोवर है वो हमें क्या प्रदान करता है। तो वह हमें
पीसफुल ग्रो प्रदान करता है, यानी कि शांतिपूर्ण चीजें प्रदान करता है, और रिलैक्सिंग स्लीप देता है, यानी कि आरामदायक नींद देता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाउ कैन ब्यूटी बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, यानी कि इस कविता के अनुसार सुंदरता को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो वो है आपका ब्यूटी इज अ क्वालिटी दैट ऑलवेज गिव्स हैप्पीनेस, यानी कि जो आपका ब्यूटी है, सुंदरता है, वो एक ऐसा गुण है ना जो सदैव आपको सुख ही देगा, हैप्पीनेस ही देगा। तो इस प्रकार से आप जो है इस पोएम के अकॉर्डिंग ब्यूटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन द बॉर क्वाइट। तो वो है आपका मेटाफोर, यानी कि जो आपका ये दे रखा है आपका, उसके अंदर आपको पोएटिक डिवाइस बताना है। तो वो है आपका मेटाफोर, यानी कि रूपक। ठीक है, अगला है यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको अथवा दे दिया, चॉइस दे दिया बेसिकली, कि अगर आपको ऊपर वाला वो नहीं आता एक्सट्रैक्ट तो नीचे वाला एक्सट्रैक्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसके नीचे कौन सा एक्सट्रैक्ट दिया है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो आपका एक्सट्रैक्ट दिया है रोड साइड स्टैंड से लिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसके बेसिस पे कई सारे आपको बातें बता रखी हैं जिसको वीडियो को पॉज करके आप रीड आउट कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर हम लोग देने का प्रयास करेंगे। इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएट इन द अबव लाइन्स, यानी कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि का स्वर कैसा है, मतलब स्वर जो है वो किस टाइप का है वो आपको बताना है। पोएट का टोन कैसा है तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर पोएट के अगर हम लोग टोन की बात कर रहे हैं ना, तो वो है आपका यहाँ पर सरकास्टिक, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं व्यंग्यात्मक है। यहाँ पर एक टाइप का होता है ना बेइज्जती करने वाला, तो उसी को आप कह सकते हैं सरकास्टिक वाला, व्यंग्यात्मक टोन है। ठीक है, तो थर्ड वाला हमारा ये जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा ओनली, आपका जो थर्ड है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। इसके आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि आइडेंटिफाई द फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट सजेस्ट द फॉलोइंग, यानी कि उस वाक्यांश को पहचाने जो निम्नलिखित का सुझाव देता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नो वन बॉदर्स टू टेक देयर कंसिस्टेंट बिफोर पुशिंग द प्रॉमिस ऑफ अ बेटर लाइफ देयर वे, यानी कि कोई भी बेहतर जीवन के वादे को आगे बढ़ाने से पहले उनकी सहमति मतलब लेना बहुत ज्यादा इस तरह से नहीं उठाता है। ठीक है, तो ये दे रखा है आपका। तो यहाँ पर आएगा आपका इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, यानी कि लाभ लागू करना। तो ये आपका जो है सो कि आपका वो जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए बोलता हूँ कि ये जो एक्सट्रैक्ट आपका देता है बच्चों, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर आपको देना होता है। और जितना ध्यान से आप इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि भैया इसके अंदर क्या क्वेश्चन बन रहा है हमारा, कैसे आंसर में निकाल करके लिख सकता हूँ। और ज्यादातर आंसर आपको थॉट बेस पर ही लिखना है, क्योंकि देखिए इसके अंदर आपको ज्यादातर हिंट देगा। ठीक है, हिंट अगर आप समझ गए तो इजीली आप आंसर अपना लिख सकते हैं, और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, तभी आप आंसर यहाँ पर लिख पाएंगे। वो मत कीजिएगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, तो उससे दिक्कत हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा दिमाग जरूर लगाइएगा। आपको नंबर मिलेगा, नंबर कटने के चांसेस आपके कम रहेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट है उसको पढ़ा कीजिएगा अच्छे। अगला है कि व्हाट क्वालिटीज या व्हाट क्वालिटी ऑफ द विलेजर्स कैन बी इन्फरेड थ्रू दीज लाइन्स, यानी कि इन पंक्तियों से ग्रामीण वासियों के किस गुण का अनुमान लगाया जा सकता है। तो गांव वालों के किन गुण का अनुमान लगाया जा सकता है, तो वो कितने भोले हैं उनका अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एनोलॉजी करेक्टली, डू नॉट रिपीट फ्रॉम यूज्ड एग्जांपल, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है ये जो आपका निम्नलिखित ये जो दे रखा है ना, इसको आपको पूरा करना है और दोबारा आपको जो एग्जाम्पल है वो यूज नहीं करना है। ठीक है, रिपीट नहीं करना है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका है। यहाँ पर क्या है हमारा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं एनालॉजी को कि ग्रीडी गुड डोर्स जो है एलिगेशन डैश 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 ऑक्सीमोरोन करके दे रखा है, यानी कि लालची अच्छे करता अनुप्रास डैश 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 ऑक्सीमोरोन। तो वो होगा आपका बेनिफिशियंस बेस्ट ऑफ प्रे, यानी कि लाभकारी शिकारी जानवर। ठीक है, जो है कि बेनिफिशियंस बीस्ट्स ऑफ प्रे, इस तरह से करें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू 1 and 2 गिवन बिलो, यानी कि आपको ये दो 1 and 2 वाला जो स्टेटमेंट है इसको पढ़ना है और उसके बेसिस पे आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर आपका पहला है कि द सिटी ड्वेलर्स मेक प्रोमिसेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द विलेजर्स,
यानी कि जो आपका शहरवासी ग्रामीणों की भलाई के वादे करते हैं, यानी गांव वालों को भलाई करेंगे, ये करेंगे, उस टाइप का वादा यहाँ पर करते हैं। कौन करते हैं? शहर वाले। अगला है यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट कि द सिटी ड्वेलर्स हैव अल्टरेटर मोटिव्स, यानी कि आपका कह रहा है कि शहरवासियों के गुप्त उद्देश्य होते हैं। मतलब होता है ना कि एक अपना एक अंदर वाला मिशन होता है कि भाई मेरे को ये करना है लेकिन किसी को बताना ही है। तो उसी तरह से यहाँ पर बोल रहा है कि शहर वालों के गुप्त उद्देश्य होते हैं। तब आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सेकंड इज द रीजन फॉर फर्स्ट, यानी कि दूसरा वाला जो है आपका पहले वाले के लिए रीजन यहाँ पर है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। क्या है भैया? कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर व्हिच इंप्लाइज दैट देम आर बीइंग डैश, यानी कि यहाँ पर बोला है उन्हें उनकी बुद्धि से शांत करने के लिए गणन की गई का अर्थ है कि उन्हें डैश किया जा रहा है। तो उन्हें क्या किया जा रहा है यहाँ पर? मैनिपुलेटेड या फिर फूल या फिर डम्प ये किया जा रहा है, यानी कि चालाकी से मूर्ख बनाया जा रहा है या फिर ठग रहे हैं उनको। तो इस तरह से आप इसको इनमें से कोई सा भी एक लेकर के शब्द वर्ड लेकर के यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरह से आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर बच्चों। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि अटेम्प्ट एनी वन ऑफ टू एक्सट्रैक्ट्स गिवन, यानी कि यहाँ पर भी आपको दो एक्सट्रैक्ट दे दिया है, दो में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा ये आपका 4 नंबर का रहने वाला है। एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सेकंड यानी दूसरे का पहला आपका जो एक्सट्रैक्ट है वो है आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से आपका लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। वीडियो को पॉज करके इसको पूरा का पूरा अगर आप रीड करना चाहते हैं तो रीड भी कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर हम लोग देने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं। इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन हमसे इस तरह से पूछ रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट, यानी कि आपको उस एक्सट्रैक्ट का रेफरेंस लेते हुए अपना सेंटेंस को कंप्लीट करना है। क्या है भैया हमारा यहाँ पर कि द राइटर रेफर्स टू द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एज इंस्पायरिंग बिकॉज, यानी कि लेखक शैक्षणिक अवसरों को, यानी जो आपका एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है उसको आप कह लीजिए इंस्पायरिंग क्यों कहता है, प्रेरक क्यों कहता है, उसके तौर पे यहाँ पर क्यों संदर्भित कर रहा है, रेफर क्यों कर रहा है, वो आपको बताना है। तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि दीज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज वुड मोटिवेट देम टू वर्क टुवर्ड्स द गुड ऑफ द प्लेनेट, यानी कि ये शैक्षणिक अवसर उन्हें ग्रह की भलाई के लिए काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इसीलिए वो यहाँ पर इस चीज को रेफर कर रहा है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। अगली लाइन भी यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई एक करना है आपको। ठीक है, इस तरह से ये जो है ना इसके बाद वाली ये वाली लाइन भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने आपको ये बता दिया। ये भी अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा बात है जो आपका जिंदगी बदलने वाला बात तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो गोइंग ऑन अ एडवेंचरस ट्रिप या कह लीजिए एडवेंचर वाला ट्रिप, तो बिल्कुल भाई अगर आप कोई एडवेंचर वाला ट्रिप पे जाते हैं और वहां मान लीजिए पैराशूट से अगर आप पैराग्लाइडिंग करते हैं, भाई आपका हालत खस्ता हो गया, वो आपने वीडियो भी देखा होगा, तो वो आपका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है कि हाँ आप दोबारा नहीं जाऊंगा भाई। अगला है बीइंग गिवन द लीड रोल इन अ प्ले, यानी कि अगर किसी रोल के अंदर आपको लीड रोल मिले, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक मूवी बन रही है उसके अंदर आपको हीरो बना दे, तो वो आपका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। उसके बाद कई डायरेक्टर आपको ढूंढने लग जाए कि हाँ फलाना फलाना आदमी आप तो हीरो बनने के काबिल है, आप आ जाइए, तो ये हो सकता है। अगला है मीटिंग अ ग्रेट लीडर यू एडमायर, जिसको आप पसंद करते हैं, एक ऐसे लीडर को जिसको आप मानते हैं कि हाँ ये एक लीडर है जो मेरा जिंदगी बदल सकता है। ठीक है, अगर आप उससे मिलते हैं तो वो आपका एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन प्लेइंग अ वीडियो गेम ये आपका एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस नहीं कह सकते इसको हम। ठीक है, एक्सेप्ट कि अगर आप इसको अपना कैरियर बना लें तब तो हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कैरी मिनाटी हो गए हमारे, ये सब बड़े बड़े जो गेमर्स है आपने देखा होगा, तो ये लोग क्या करते हैं वीडियो गेम खेल खेल करके वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे, और उससे क्या होता है इनकी अर्निंग होती है, तो वो हो सकता है। लेकिन खाली वीडियो गेम आपने एक बार खेल लिया तो वो आपका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये सिर्फ एक बार की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कि सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी कि आपका ये जो एक्सट्रैक्ट अभी हमने पढ़ा तो उसके लिए आपको एक मोस्ट कह लीजिए मोस्ट सुटेबल टाइटल, जो सबसे अच्छा टाइटल आपको लगता है वो यहाँ पर चूज करके लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एडवेंचर विथ अ मिशन, यानी कि एक मिशन के साथ साहसिक कार्य। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चौथा क्वेश्चन कि व्हाई डज द राइटर रेफर टू एक्ट एज मोर इम्पोर्टेंट देन एब्जॉर्ब और लर्न,
यानी कि लेखक अवशोषित या सीखने की तुलना में कार्य को अधिक महत्वपूर्ण क्यों कहता है। यानी कि लेखक कहता है कि भैया काम करो, वो आपने गांधी जी वाला डायलॉग सुना होगा ना कि हराम हराम है, तो उसी तरह से यहाँ पर काम करो भैया। तो इसको इंपॉर्टेंस ज्यादा लेखक क्यों देता है, तो वो इसलिए देता है क्योंकि बिकॉज हैविंग द राइट नॉलेज और inclination understanding is just half the job done. It fall to have an impact till it is applied, जो practiced, put to use in our actions। यानी कि आपके पास अगर नॉलेज है तो आपका मतलब काम आधा पूरा हुआ है, लेकिन अगर आप लोगों ने उसका प्रैक्टिस कर लिया तो आप वहां पर पक्का यहाँ पर जो है उसका इंप्लीमेंट कर पाएंगे और अपने जीवन में सक्सेसफुल हो पाएंगे। ठीक है, यानी कि जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ फेलियर्स भी आपको देखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप और आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हमने वीडियोस बनाना शुरू किया था, मैं अपना बताता हूँ, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था, स्टार्टिंग में जब मैं वीडियो बनाता था यूट्यूब पे, उतना एक्सपीरियंस तो था नहीं मेरे को, तो वीडियो बनाते बनाते मतलब एक एक वीडियो बनाने में 6-6 घंटा लग जाता था। पूछेंगे कैसे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, पहले पीडीएफ बनाना पड़ता था। अब पीडीएफ बनाओ, फिर उसको बोला ही नहीं जाता था कि यार कैसे बोलूं, आगे से कोई बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि यार रिप्लाई तो करेंगे, बस वो चेंज मतलब तरीका चेंज होगा। आपको लाइव रिप्लाई नहीं करेंगे, आपको कमेंट में रिप्लाई करेंगे, जिससे आपको फीडबैक मिलेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके यहाँ पर चीजें समझ में आई। तो नॉलेज होना जरूरी नहीं है भाई, उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है। जैसे आपने बहुत कुछ पढ़ लिया तो वही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अगर आप 3 घंटे के पेपर में अगर आप लिख करके नहीं आ रहे हैं ना, तो आपका पढ़ना लिखना बर्बाद है भैया। आपने पूरे साल क्या पढ़ा है उससे टीचर को कोई मतलब नहीं होगा, और आपके घर वाले, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त भी बोलेंगे यार इतना पूरे साल पढ़ता रह गया, एग्जाम में तो तू कुछ उखाड़ ही नहीं पाया। तो ये दिक्कत आपको हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर राइटर इस तरह की चीजों को रेफर कर रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चले तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक चॉइस दे दिया, एक अथवा दे दिया। बेसिकली अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला एक क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। अब इसके अथवा में चॉइस में आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको एक एक्सट्रैक्ट दे दिया है, जिसको आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उनका आंसर हम लोग देने का प्रयास करेंगे बच्चों। और देखिए आपसे मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया कीजिए, क्योंकि देखिए एक पेपर को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना अंदर से ना एक होता है ना, एक अंदर से वाइब आती है कि यार बच्चे वीडियो लाइक कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, जय सर बैठे क्यों हैं, फोन मत देखिए, चलिए वीडियो बनाइए बच्चों के लिए, उनका एग्जाम है और आप फोन चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं, नहीं वीडियो बनाइए, बच्चे लाइक कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे मोटिवेशन हमारा बढ़ता रहता है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए ये वाला जो हमारा एक्सट्रैक्ट है इसके क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखते हैं। इसी के बेसिस पे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। यानी कि आपका ये जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, सेंटेंस क्या है भैया कि द राइटर्स रेफर टू हरसेल्फ एज अ जो है वुडन पपेट बिकॉज, यानी कि जो आपका लेखक है वो स्वयं को लकड़ी की कठपुतली कहती है या कहता है, कह लीजिए। क्यों कहता है अपने आप को ऐसा, तो वो इसलिए क्योंकि सी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर्स, यानी कि उसे दूसरों के द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है, इसलिए वो एक लकड़ी का कठपुतली अपने आप को कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको आंसर इस तरह का लिखा हुआ देखने को मिल रहा है ना, इस तरह से। यहाँ पर आपको ये जो लाइन है ये आप देख रहे हैं, इस तरह से आपको दे रखा है, ये एक तरह का कॉमा समझ लीजिए। आप ये वाला लाइन भी यूज कर सकते हैं, एक सेकंड, हाँ ये वाला लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक यूज कर सकते हैं, या फिर ये वाला लाइन भी यूज कर सकते हैं, या फिर ये वाला लाइन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं। ये इतने सारे आंसर मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये भी लिख दिया सी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर्स, यानी वो दूसरों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, नियंत्रित किया जा रहा है, तो ये भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें भी आपका टीचर मार्क्स नहीं काटेगा। 1 नंबर का तो क्वेश्चन नहीं है भैया। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहे हैं हमसे कि विच ऑफ दिस बेस्ट डिस्क्राइब द चेंज इन द ऑथर्स एटीट्यूड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द एक्सट्रैक्ट, यानी कि इनमें से कौन लेखक के दृष्टिकोण को, जो लेखक का नजरिया है उसमें परिवर्तन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपको यहाँ पर शुरुआत से अंत तक के बीच में यहाँ पर आपको बताना है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि विद्रोह के बाद जो निराशा होती है ना, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर परिवर्तन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आप लगा देंगे। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ दिस कैन बी बेस्ट यूज एज अ टाइटल फॉर दिस एक्सट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पर आपने ये पढ़ा उसके बेसिस पे आपको बताना है कि सबसे अच्छा टाइटल क्या हो सकता है। तो वो हो सकता है द सी ऑफ टॉर्मोइल करके, यानी कि उथल पुथल का सागर हमारा सबसे बेस्ट टाइटल यहाँ पर दिया जा सकता है इस एक्सट्रैक्ट को। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि इन वन सेंटेंस स्टेट व्हाई द राइटर यूज द फ्रेज नो ऑफ विल रेफरिंग टू हर हेयर बीइंग कट। कहने का मतलब ये है कि आपको बताना है एक वाक्य में बताइए कि लेखक ने ग्नो ऑफ वाक्यांश का ये जो चीज है ना इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग क्यों किया है उसके बाल काटे जाने का जिक्र करने के लिए। ठीक है, तो वो इसलिए किया है टू इंडिकेट द वायलेंट नेचर ऑफ द एक्ट, यानी कि अधिनियम की हिंसक प्रकृति को इंगित करने के लिए जो हमारा वायलेंस नेचर वाला एक्ट था ना, अधिनियम था, कानून था, उसको दिखाने के लिए यहाँ पर ग्नो ऑफ का इस्तेमाल किया है। इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे भी कुछ शब्द दे रखे हैं, इनका भी इस्तेमाल आप चाहे तो करना चाहे मतलब आंसर में यूज करना चाहें तो कर भी सकते हैं, जैसे कि टू जो है कि डेमोन्स्ट्रेट द अनप्लेजेंट नेचर ऑफ द एक्सपीरियंस। तो इन ये चीज भी लिख सकते हैं। आपको एक यहाँ पर सेंटेंस में आंसर देना है तो एक सेंटेंस में इस तरह से लिख सकते हैं टू इंडिकेट द वायलेंट नेचर ऑफ द एक्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप तीसरा क्वेश्चन आ गया हमारा कि अटेम्प्ट एनी वन ऑफ टू एक्सट्रैक्ट्स गिवन, यानी कि आपको तीसरे क्वेश्चन में दो एक्सट्रैक्ट दे दिया, दो में से आपको कोई एक एक्सट्रैक्ट को अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन आपका 6 नंबर का रहेगा, यानी कि एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो तीसरे के ए में यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका ये एक्सट्रैक्ट दे रखा है, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड आउट कर सकते हैं। ये चंपारण के ऊपर बता रखा है, जैसे कि द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। इस तरह से करके गांधी जी के जो चंपारण वाला जो किस्सा हुआ था ना उसके ऊपर ये आपका पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट दे रखा है। देखिए जो गांधी जी वाला हमारा एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर से किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इन द एक्सट्रैक्ट द फ्रेज लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन रेफर टू अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू डैश, यानी कि इस एक्सट्रैक्ट के अंदर जो आपका वाक्यांश है अमूर्तता के प्रति वफादारी, एक मजबूती को संदर्भित करता है ये। ठीक है, किसके प्रति ये वचनबद्ध है यानी कमिटमेंट है ये हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर है आपका सर्टेन आइडियोलॉजी के ऊपर, यानी कि आपका कुछ विचारधाराएं जो है उसके ऊपर ये हमेशा कमिटेड रहेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सिलेक्ट अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग एनोलॉजी, यानी कि वही आपको सुटेबल शब्द चुनना है जिससे कि आप इस एनोलॉजी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला है हमारे यहाँ पर देखिए चेंज, ट्रांसफॉर्म, रिलीव, इस तरह से करके दे रखा है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है एले जो है सो कि एलेवीट करके यहाँ पर, यानी कि परिवर्तन, परिवर्तन, राहत और शांत करना। तो इस तरह से हमारा ये एनोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। The primary motive of Gandhi's action was to make Indians self-reliant, यानी कि गांधी जी जो थे उनका कार्य प्राथमिक उद्देश्य मतलब उनका जो काम था, वो जो काम कर रहे थे पूरे देश भर में, तो उनका पहला मोटिव क्या था, तो वो था भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना। जैसे अभी मोदी जी बोलते नहीं है आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनेगा भारत, हम लोग सब चीजें खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे, खुद ही बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में जो फोन है एमआई का या फिर सैमसंग का जो फोन है आपके पास, या ओप्पो का, वीवो का, रियलमी का, ये सब कौन सा फोन है, चाइनीज फोन है या फिर साउथ कोरियन फोन है। अगर ज्यादा ही आप महंगा वाला फोन यूज करते होंगे तो एप्पल का फोन यूज करते होंगे, तो ये सब कहाँ है, दूसरे देशों का फोन है। तो मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो, खुद के देश में सब सामान बनाओ। तो उसी तरह से गांधी जी भी बोलते थे कि भैया आत्मनिर्भर बनो, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। ठीक है, तो वो लोगों को क्या करना चाहते थे, इंडियंस को यहाँ पर आत्मनिर्भर, खुद पे डिपेंड बनाना चाहते थे, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एक्सट्रैक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा आपका कह लीजिए चीज है जो यहाँ पर आपका ये जो एक्सट्रैक्ट है उसका पर्पस पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो वह है आपका इट शोज how Gandhi's position in the चंपारण struggle reflected his political view, यानी कि यह दिखाता है कि गांधी जो है उनका मतलब चंपारण के अंदर संघर्ष कैसा था और उससे उनके राजनीतिक विचारों को कैसे उन्होंने मतलब वो चीजों ने प्रतिबंधित या प्रतिबिंबित किया इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पांचवा क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द टेक्सुअल क्लू दैट अलाउज द रीडर टू इन्फेयर गांधीज व्यू ऑन हिज ओन, जो है सो कि अकॉम्प्लीमेंट्स करके है, क्लू है एक वर्ड। ये क्वेश्चन कहने का प्रयास कर रहा है कि पाठ्य सूत्र की पहचान करे जो आपका गांधी जी के बारे में और उनके दृष्टिकोणों का अनुमान लगाने की अनुमति हमें देता है। तो वह है हमारा ऑर्डिनरी, यानी कि साधारण थे, वो बिल्कुल एकदम सिंपल बंदे थे यार, धोती कुर्ता पहनते थे, लाठी लेकर के चलते थे, तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा ऑर्डिनरी यानी कि साधारण। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, ये भी सेंटेंस को कंप्लीट करना है कि गांधी यूज द वर्ड टर्निंग पॉइंट। ठीक है, गांधी यूज द वर्ड टर्निंग पॉइंट टू रेफर द चंपारण इंसिडेंट बिकॉज इट, यानी कि गांधी जी जो है वो चंपारण की घटना के संदर्भ में टर्निंग पॉइंट ये जो शब्द है इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह क्या है, यह जो है आवाज गांधी फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस हेल्प पीपल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग सेल्फ राइट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि ये जो है आपका गांधी का सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का पहला उदाहरण था, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के महत्व को महसूस करने में मदद करता था और स्वतंत्रता के लिए भारतीय लोगों का संघर्ष की शुरुआत करने को ये चिन्हित करता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो टर्निंग पॉइंट है ये चीज गांधी जी ने ये शब्द प्रयोग किया। तो इस तरह से आपका यहाँ पर कंप्लीट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चले तो यहाँ पर आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। अब इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन है, ये भी आपको एक एक्सट्रैक्ट दे दिया है, इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इसको पूरा का पूरा रीड आउट कर सकते हैं। रेड ट्रैप के ऊपर है, रेड ट्रैप वाला जो आपका चैप्टर था वो चूहेदानी बनाने वाला, उसके ऊपर ये एक्सट्रैक्ट है, इसको आप पढ़ लीजिए। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर हम लोग देने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो इसी के बेसिस पे पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट विच ऑफ दीज वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द मैन, यानी कि इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार इनमें से कौन सा शब्द मनुष्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो वो आपको बताना है। तो मनुष्य का जो सबसे अच्छा वर्णन करता है वो है आपका रिफ्लेक्टिव, यानी कि आपका चिंतनशील, जिसको आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको रीराइट करना है, रीराइट द गिवन सेंटेंस आफ्टर रिप्लेसिंग द अंडरलाइंड phrase with its synonym. It had never excited for any other purpose than जो कि to set right for people, इस तरह से दे रखा है, यानी कि जो आपका ये रेखांकित शब्द है यहाँ पर इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं, इट हैड नेवर एक्साइटेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू ल्योर पीपल करके दे रखा है। ठीक है, यानी कि यह लोगों को लुभाने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए कभी अस्तित्व में नहीं था। तो इस तरह से आपको लिखना है। ये जो है ना, देन के बाद जो है सो कि आपका टू सेट वेट्स फॉर पीपल करके, तो यहाँ पर आपका आएगा देन टू ल्योर पीपल, यानी कि आपका यहाँ पर अस्तित्व में नहीं था, इस तरह से करके। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दो एक्सट्रैक्ट यानी दो इस तरह से दे रखा है, लाइनें, दो सेंटेंस दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है और इसके बेसिस पे बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो पहला है, द वर्ल्ड ऑफर्स लिविंग जो बीइंग्स अ लाइफ फुल ऑफ प्लेजर, यानी कि संसार जीवों के सुखमय जीवन प्रदान करता है, जो जिंदगी जी रहे हैं इस धरती पर उनको एक सुखमय जीवन, अच्छा जिंदगी प्रदान करता है। However, only जो है compassionate people can enjoy these pleasure, यानी कि हालांकि केवल दयालु लोग ही उन सुखों का आनंद ले सकते हैं। तो इसके बेसिस पे आप ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट कर देंगे कि वन कैन बी इन्फरेड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट बट टू कैन नॉट, यानी कि एक निष्कर्ष अनुमान लगाया जा सकता है लेकिन दो नहीं हो सकता। तो इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चले तो अगला है आपका कि इन वन सेंटेंस जो है कि रैशनलाइज द गिवन स्टेटमेंट, it is challenging for others to able to understand the disappear of vagabond's life, यानी कि एक वाक्य में दिए गए कथन का युक्तिकरण कीजिए, आवारा के जीवन की निराशा को समझने में सक्षम होना दूसरों के लिए चुनौतीपूर्ण कैसे है वो आपको बताना है। इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, बिकॉज मोस्ट पीपल्स एक्सपीरियंस आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द वेगाबॉन्ड, यानी कि क्योंकि ज्यादातर लोगों के अनुभव आवारा लोगों से अलग होते हैं, आवारा लोग जो होते हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अलग होता है, इसीलिए यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है और ऐसे आंसर आपको लिखना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे वाली लाइंस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर। एग्जाम्पल के लिए कई सारे यहाँ पर आपको आंसर बता रखे हैं मैंने, इनमें से कोई सा भी एक लाइन उठा करके लिख दीजिएगा, इजीली आपको नंबर
मिल जाएगा। ठीक है, 1 सेंटेंस के अंदर आपको आंसर लिखना है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। अब यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड जो है उसको आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, अब वो अंडरलाइन वर्ड क्या है उसको भी थोड़ा समझा देता हूँ। द मैन हु thought that the world was a rat trap lived a life that was irritating। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका बोल रखा है कि जिस आदमी ने सोचा था कि दुनिया चूहेदानी है वह दिलचस्प जीवन जीता था। तो उसका आंसर आएगा आपका जो है सो कि मोंटोन्यूस करके आएगा, यानी कि नीरस जीवन जीता था। यहाँ पर इंटरेस्टिंग नहीं आएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा मोंटोन्यूस। तो ये अंडरलाइन वर्ड है। ठीक है, इस तरह से आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या है हमारा कि द मूड ऑफ द एक्सट्रैक्ट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज डैश, यानी कि अर्क के मिजाज को डैश के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है। तो वो है आपका कॉशियस, यानी कि आपका सावधान होता है ना, उस तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवें में क्या बोल रहा है कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड ईच। और आपका एक क्वेश्चन जो रहेगा 2 नंबर का रहेगा। अगर आप 5 क्वेश्चन अच्छे से अटेंड कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, पांचवे का पहला क्या पूछ रहा है हमसे कि एक्सप्लेन द मेटाफोर ऑफ द रैट ट्रैप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी बाय सेल्मा जो है कि लाग्रोफ करके जो है ये। ठीक है, यानी जो इसके राइटर है, तो उसके बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करना है, यानी कि सेल्मा लैग्रोफ की कहानी के संदर्भ में चूहेदानी के रूपक की व्याख्या आपको करनी है। तो यूज ऑफ द मेटाफोर ऑफ रैट ट्रैप टू हाईलाइट स्टोरी ऑफ अ कैरेक्टर गेटिंग ट्रैप्ड इन हिज जो है सो कि अवेयराइज करके दे रखा है, यानी कि चूहेदानी के रूपक का उपयोग एक चरित्र की अपनी लालच में फंसने की कहानी को उजागर करने के लिए यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ जाता है कि हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, यानी कि सुंदरता की वस्तु जो है सो कि सदैव के लिए आनंद कैसे देती है या कैसे है यहाँ पर हमारा। ठीक है, तो वो है हमारा अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज इटर्नल, इट्स ब्यूटी इंक्रीज विद टाइम एंड इट ऑलवेज गिव प्लेजर टू द बिहोल्डर्स और इट गिव्स एवर लास्टिंग जॉय, यानी कि सुंदरता की जो वस्तु होती है वो शाश्वत होती है और इसकी सुंदरता समय के साथ जो है वो बढ़ती जाती है और यह देखने वाले को हमेशा आनंदित करती है। यह चिरस्थायी आनंद देती है, एक तरह से अमर जो होता है ना बंदा, उस टाइप का यहाँ पर यह आनंद देती है। तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डज डेरी गो बैक टू मिस्टर लैम्स इन द एंड, यानी कि जो आपका डेरी है वो अंत में मिस्टर लैम्प के पास वापस क्यों जाता है। वो इसलिए जाता है क्योंकि एक्चुअली मिस्टर लैम्प हैज जो है सो कि थर्ड डेरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ, यानी कि वास्तव में मिस्टर लैम्प ने डेरी को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। ही एडवाइज हिम नॉट टू केयर अबाउट द कमेंट्स मेड बाय अदर, यानी उन्होंने कहा कि जो दूसरे लोग तुम्हें देख करके कमेंट करते हैं ना कि ये तू ऐसा है तू ऐसा है, तो उसके ऊपर ज्यादा यहाँ पर तुम्हें ध्यान नहीं देना है। हाउ नाउ नो लॉन्गर केयर अबाउट हिज burned face or look, he is more concerned what he think and feel, what he want to hear and see। he return to Mr. Lamb, यानी कि वो जब एडवाइस मिल गया उसको तो उसे अब अपने जले हुए चेहरे या रूप की परवाह नहीं है। वह अधिक चिंतित है कि वह क्या सोचता है इस तरह से करके, और महसूस करता है कि वह क्या सुनना और देखना चाहता है। वह मिस्टर लैम्प के पास लौटता है। तो इस तरह से करके इसका आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया। क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री स्टक इन अंटार्कटिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस एरिया यूजफुल टू अस, यानी कि दुनिया का भूगर्भीय इतिहास अंटार्कटिका में फंसा हुआ है, इस क्षेत्र का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है वो आपको बताना है। तो देखिए स्टडी अंटार्कटिका आपको पता है जो एक ऐसा जगह जहां बर्फ ही बर्फ है भैया, ठीक है, और महाद्वीपों में ही उसको काउंट किया जाता है। तो देखिए अगर अंटार्कटिका का स्टडी हम लोग करते हैं ना तो इससे क्या फायदा होगा। Studying the Antarctica region can be helpful in understanding the past, present and future of our planet. It can help to understand where we have come from and where we can possibly go. It can tell us the importance of जैसे कि कार्डिलियन फॉल्स जैसे कि फॉल्ट्स करके एंड प्री कैब्रिन जैसे कि ग्रेन्स एंड सील्स, ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड जैसे कि एग्जिस्टेंस करके, ठीक है, एक्सिनेशन करके, यानी कि अंटार्कटिका क्षेत्र का अगर हम लोग स्टडी करते हैं ना तो हमारा बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ये पूछिए, यानी कि अंटार्कटिका का स्टडी करेंगे ना भैया तो हमें अपने पास्ट के बारे में पता चलेगा
ये हमारा पास्ट कैसा था भाई, जो इंसान लोग इस धरती पे है अभी के टाइम पे, एकदम खेती उती कर रहे हैं, खाना वाना बना रहे हैं, तो उनका पास्ट था कैसा, प्रेजेंट कैसा चल रहा है वो तो हमें पता ही है, और फ्यूचर कैसा है वो भी हमें यहाँ पर पता चल सकता है कि हम फ्यूचर में कहाँ तक जा पाएंगे, वो भी हमें यहाँ पर पता चलेगा। और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि जो हमारा यहाँ पर, हमें वहाँ पर बहुत सारे फॉसल्स वगैरह मिले हैं, और उससे हम लोग कार्बन डेटिंग करके उन सब के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग और भी चीजें पता कर सकते हैं, वो कैसे विलुप्त हुए, ठीक है, मतलब उनका कैसे इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, और वो विलुप्त कैसे हुए, वो जानवर, वो डायनासोर वगैरह। तो इसीलिए अंटार्कटिका जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कि इन डीप वाटर विच क्वालिटीज ऑफ द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर प्लेड अ रोल इन हेल्पिंग डगलस ओवरकम हिज फियर, यानी कि जो आपका डीप वाटर जो है ना, उसके अंदर जो आपका स्विमर है, उस इंस्ट्रक्टर है, उसने क्या रोल प्ले किया जो डगलस को उसके फियर से, उसके डर से उसको बाहर निकाल करके लाया था। तो द इंस्ट्रक्टर एबिलिटी टू एम्फेसाइज विद डगलस एंड अंडरस्टैंड हिज फियर लीड हिम टू पुट अ बेल्ट अराउंड डगलस टू टीच हिम टू स्विम, दिस गेव डगलस कॉन्फिडेंस, यानी एक बेल्ट के थ्रू उसको बांधा, उस टाइप का कह सकते हैं, जिससे कि उसको ना कहीं कॉन्फिडेंस आया स्विमिंग करने का। The instructor patience was key as day after he held one to the rope and walked the length of the pool to help Douglas swim, यानी कि प्रशिक्षक यानी इंस्ट्रक्टर जो है ना, उसका धैर्य, पेशेंस भी बहुत कमाल का है, क्योंकि दिन ब दिन वह रस्सी को पकड़ता था और डगलस को तैरने में मदद करने के लिए पूल की लंबाई तक चलता था। तो इस तरह से उसने मदद की, जिससे कि उसका जो फियर था डगलस का, वो बाहर निकाल पाया, डर को बाहर निकाला, और वो स्विम करने में सक्षम बन पाया। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी इन्फ्रेड अबाउट द पीपल फ्रॉम द, जैसे कि कंट्री साइड इन द रोड साइड स्टैंड, यानी कि किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिनसे लोगों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है सड़क के किनारे बस स्टैंड जो है ना, रोड साइड स्टैंड वाला जो है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि गांव के लोग शहर के लोगों की दया के लिए अंतहीन प्रतीक्षा करते हैं, और इस तरह से बातें बता रखी है गांव के लोगों के बारे में, फिल्मों के बारे में चीजें बता रखी है, जो कि आप वीडियो पे देख, मतलब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वीडियो को पॉज करके रीड आउट भी आप कर सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं छठे क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या बोल रहा है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 40 to 50 वर्ड ईच, यानी कि आपको दो क्वेश्चन का आंसर देना है और 40 से 50 शब्दों के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। छठा क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा, दो नंबर के दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। छठे का पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि हाउ इज द बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद अ कोर्स फॉर द बैंगल मेकर्स, यानी बैंगल मेकर्स जो थे, चूड़ी बनाने वाले, उनके लिए वो जो चूड़ी बनाने वाला उद्योग था, वो किस प्रकार से एक अभिशाप था, वो आपको बताना है। तो वो इसलिए था क्योंकि उनको उच्च तापमान के अंदर, हाई टेम्परेचर के अंदर काम करना पड़ता था, और वहाँ वेंटिलेशन का भी ज्यादा सिस्टम नहीं था, लाइट की कमी थी वहां पर, गर्म भट्टी में उनको काम करना पड़ता था, लंबे समय तक काम करते रहना पड़ता था। यहाँ पर आई आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन लाइट, यानी कि आंखें प्रकाश की तुलना में अंधेरे में अधिक समायोजित होती है, ज्यादा उनकी आंखों पर असर पड़ता था। डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग बैंगल्स अफेक्ट देयर आईज, यानी कि चूड़ियों को पॉलिश करने से निकलने वाली धूल उनकी आंखों को प्रभावित करता था। तो ये कारण है जिस कारण से जो बैंगल इंडस्ट्री है, पूरा का पूरा जो चूड़ी उद्योग था फिरोजाबाद के अंदर, वो एक तरह से अभिशाप से कम नहीं था चूड़ी बनाने वाले लोगों के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन ऑन द फेस ऑफ इट मिस्टर लैम टोल्ड डैरी अबाउट हिज टिन लैग एंड हाउ किड कॉल्ड हिम लैमी लैम, व्हाई डू यू थिंक मिस्टर लैम शेयर दीज डिटेल्स, स्टेट टू रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर, यानी कि ऑन द फेस ऑफ इट में मिस्टर लैम ने डेरी को उनकी टीन की टांग के बारे में क्यों बताया, और जो बच्चे उनको लैमी लैम बोल करके चिढ़ाते थे। आपको क्या लगता है कि श्रीमान लैम इन विवरणों को साझा मतलब उन्होंने किया होगा? अपने उत्तर का समर्थन यहाँ पर आपको करना है। तो देखिए, मिस्टर लैम जो है सो कि इंटेंडेड टू शो डैरी दैट इट इज ओके टू बी जो है सो कि इम्परफेक्ट, यानी कि वो बताते हैं कि अगर वो इम्परफेक्ट है तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ही वांट टू शो डेरिस दैट ही इज नॉट अलोन, यानी कि वो अकेले नहीं है, इस तरह की बातें वो बताते हैं। यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर इज रिप्लीट विथ जो है कि सिंबल्स, इंटरप्रेट एनी थ्री सिंबल्स यूज इन द पोएम, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है बच्चों, जो आपका कविता है आंट जेनिफर्स टाइगर, वो प्रतीकों से भरी हुई है, सिंबल्स से भरी हुई है।
कविता में प्रयुक्त किन्हीं 3 प्रतीकों की व्याख्या आपको करनी है। तो पहला था हमारा वेडिंग बैंड यानी कि शादी का बंधन, दूसरा था आंट जेनिफर्स यानी कि आंट जेनिफर्स के बारे में जाहिर सी बात है, तीसरा है टाइगर्स यानी कि बाघ। बाकी डिटेल में आप आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर हमारे 7वें क्वेश्चन के अंदर। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको इसमें कोई एक क्वेश्चन अटेंड करना है। तो यहाँ पर पहला है कि द एक्चुअल पेन और इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय अ फिजिकल इम्पायरमेंट इज ऑफ्टन मच लेस देन अ सेंस ऑफ आइसोलेशन felt by the person with disabilities. हाउ कैन वी हेल्प एंड देम सपोर्ट, मतलब कैसे जो दिव्यांग लोग होते हैं हम कैसे उनका सपोर्ट कर सकते हैं, और एक्चुअल पेन क्या होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कुछ इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। इसके आगे चले तो यहाँ पर आपको एक अथवा में क्वेश्चन दे दिया, एक चॉइस में क्वेश्चन दे दिया बेसिकली, कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि why did Gandhi ji agree to settle of 25% refund to the farmers? How did it influence to जैसे कि लैंडलॉर्ड रिलेशनशिप इन चंपारण, यानी कि जो आपका गांधी जी थे वो किसानों को 25% वापसी के समझौते पर क्यों सहमत हो गए, और इसने चंपारण में किसान जमींदार संबंध को कैसे प्रभावित किया, तो वो आपको बताना है। तो इस प्रकार से आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वो चाहते थे कि जैसे कि उनको फायदा मिले किसानों को, और वो मिला भी, और गांधी जी ने काफी सारे ऐसे कदम उठाए जिससे कि उनको फायदा मिला, तो इसीलिए वो यहाँ पर राजी हो गए। इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। इसके आगे चले तो अब हमारा आ गया 8वां क्वेश्चन। इसमें भी कोई एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। तो 8वें के पहले में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि कल्पना कीजिए कि श्रीमान लैम्ब के सीढ़ी से गिरने के कुछ दिन बाद डेरी अपने विचार लिखता है कि कैसे श्रीमान लैम्ब के साथ उसकी मुलाकात ने जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल दिया। अपने आप को डेरी समझो और इन विचारों को व्यक्त करो। आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, कुछ दिन पहले मैं एक असाधारण व्यक्ति से मिला। इस तरह से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, और बाकी आपको आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के आगे चले तो यहाँ पर आपको एक अथवा में एक चॉइस में क्वेश्चन दे दिया, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। अब इसके चॉइस में इसके अथवा में क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है, बिल्कुल सिंपल सा है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ मिस्टर लैम्ब एंड डेरी, यानी कि डेरी और लैम्ब का जो कैरेक्टर है उनके चरित्र के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, बोथ मिस्टर लैम्ब एंड डेरी सफर फ्रॉम प्रॉब्लम, यानी कि दोनों ही समस्याओं से ग्रस्त थे। मिस्टर लैम्ब हैड अ टीन लेग, यानी कि उनके पास एक टीन का पैर था। वेयर एज डेरी हैड बर्न फेस, यानी कि जो डेरी का चेहरा था वो जला हुआ था। बट बोथ ऑफ देम डिफर जैसे कि इन देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स हैंडलिंग देयर प्रॉब्लम, यानी कि वह अपनी समस्याओं से निपटने के लिए दृष्टिकोण में भिन्न थे, अलग अलग डिफरेंट तरीके से वो अपनी समस्याओं से निपट रहे थे। बाकी मिस्टर लैम्ब के बारे में यहाँ पर पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स उनके कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर मैंने लिख दिया है, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे और अच्छी चीजों को ही देखते थे, इस तरह से था। और डेरी के बारे में भी मैंने यहाँ पर उनका कैरेक्टर लिख दिया है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों। तो ये था हमारा इंग्लिश का सैंपल पेपर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको क्या करना है, आपको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।